खाली वेस्ट बैंक और गाजा ही थोड़ी फिलिस्तीन है। और हमको तो लगता बस वही है। और जो वो है अब्बास है, सिर्फ उनका एक प्रेसिडेंट है और बाकी सारी सिक्योरिटी, सारा मेंटेनेंस, लॉ ऑर्डर वो तो हमास के पास था। नहीं, गाजा का ना। हाँ। हम वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन जिसको बोल रहे हैं, तो नहीं, वहाँ भी सब यही सब हैं, यही सब है सब। हमास वाले ही वहाँ भी थे। ये है कि वहाँ प्रभावी रूप से ज़्यादा नहीं थे। यहाँ वो फ़लस्तीन क्या है, बहुत छोटा मोटा है वो ऐसा कुछ नहीं है उसमें, वो दम नहीं है। वो नाम मात्र की उसकी आर्मी है, कुछ भी नहीं आर्मी है। वास्तविक आर्मी तो यही हमास वाले हैं। इस्लाम ने 2 तरह की आर्मी विकसित की है, एक स्टेट की आर्मी और एक जो है रिलीजन की आर्मी। तभी तो कामयाब हो रहा है। इस तरह की तो तभी ये कामयाब भी हुआ, तभी ये नाश को भी प्राप्त होंगे। ये भी देखिए प्राप्त हो। वो रिलीजियस आर्मी की वजह से जो है ना, इनके ऊपर खतरे भी तो आए हैं। ठीक है, जीतते गए हैं, एक्सपेंशन हुआ है, लेकिन एक्सपेंशन एक लिमिट तक ही होता है किसी भी चीज़ का। उसके बाद तो डिस्ट्रक्शन ही होता है। कहाँ तक फैलेंगे, फैलते फैलते फैलते। हालांकि उनका तो लक्ष्य है कि संपूर्ण को कब्जा कर लेना, लेकिन संपूर्ण को मिटाना इतना आसान नहीं होता है। संपूर्ण को मिटाना इतना आसान, क्योंकि 2 शक्तियाँ सदैव कम से कम रहती ही है। देव और दानव की शक्ति रहती है। हाँ, ऐसा नहीं हुआ कि संपूर्ण दानव ही दानव हो जाएंगे या संपूर्ण देव ही देव हो जाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं होता है। तो ये संघर्ष भी चलता ही रहेगा। हाँ, ये संघर्ष चलता रहेगा। तो ये देव और दानव का संघर्ष चल रहा है। ये वो तो गुरु जी हर समय हर लेवल पे चल रहा होता है गुरु जी। हाँ, चल रहा होता है, लेकिन वो एक मेजर स्केल पर आ जाना ना, वर्ल्ड लेवल पर आ जाना, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आ जाना, डायरेक्ट चेहरा भी दिख जाना। ये जो है दानव है और ये जो है वो है। वो तो साइड से तो भाई थोड़ा बहुत हेल्प इधर से होकर के कुछ अपना लड़ बिड़ रहे हैं हल्का फुल्का, लेकिन चेहरा सीधे लीडर के रूप में आ जाना कि दानव का ये चेहरा है, देव का ये चेहरा है। इसके साथ तो देवासुर संग्राम होते रहते हैं। तो ये बड़े देवासुर संग्राम। अब तो देखिए एकदम चीन और रूस भी गुरु जी एकदम खुल करके दानव पक्ष में खड़े हो गए। हाँ, तो वो तो खड़े होंगे, वो बिल्कुल खड़े होंगे। चीन और रूस के खड़े हो जाने से अब वो जो दानवी संतुलन, उनकी ताकत बढ़ गई है, अब भिड़ंत होगी। कभी भी अगर ये कुछ हुआ और ये सब डायरेक्ट में भिड़, इसमें सिर्फ इंडिया बैलेंस बनाएगा। इंडिया जिस तरफ मूव कर जाएगा, अमेरिका की तरफ मूव करेगा तो वो जीत जाएगा, और इधर रूस चीन की तरफ मूव कर जाएगा तो फिर ये लोग जीत जाएंगे। तो इंडिया इतना इम्पावर हो जाएगा तब ना। इंडिया है इतना इम्पावर, हो नहीं जाएगा। इंडिया के पास इतना पावर है, आज की तारीख में पावर है। बैलेंस यही सेट करेगा। दोनों जो है फलक्रम उन लोग का बराबर है। दोनों ग्रुप का देख लो, नॉर्थ कोरिया है, चीन है, ईरान है, रूस है, ये सब का जो बैलेंस है ये पावरफुल ग्रुप है। और उधर भी पावरफुल है, अमेरिका और फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल वगैरह, वैसा भी पावरफुल है। हाँ, इसमें बैलेंस और सिर्फ इंडिया के पास है। अच्छा, पाकिस्तान भी उनके साथ है। हालांकि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान थोड़ा कंफ्यूज रहता है, क्योंकि कुछ अमेरिका की तरफ से तो अमेरिका से ही मेन पाता है। कुछ पैसा, जिधर पैसा पाता है उधर लड़कता है। मुख्य चीज़ जो है ना वो उसमें मदद तो मेन वो अमेरिका से ही पाता है। हाँ, लेकिन वास्तव में न्यूट्रल स्टेट इंडिया का ही रहता है शुरू से। इंडिया ने तो मोदी की स्ट्रेटजी ने एकदम साबित कर दिया कि भाई हम न्यूट्रल हैं और जहाँ हमारा हित है और बाकी दुनिया का हित है वहाँ है। इजराइल के खिलाफ वोट भी दिया है ना, इजराइल के खिलाफ इंडिया ने वोट दिया है। नहीं, न्यूट्रल हो गया था, वोटिंग में नहीं गया ना। नहीं, इंडिया ने खिलाफ में वोट दिया 3 दिन पहले। किस बात पर? गाजा में किसका शासन हो, इस बात पर भी वो वोटिंग हुई यूनाइटेड नेशन में। तो अमेरिका ने भी और इंडिया ने भी इजराइल के खिलाफ वोट दिया। अमेरिका ने भी खिलाफ में वोट दिया। अच्छा। हाँ, और मतलब ये हुआ कि भाई शासन किसका होगा जब इन लोग को भगा दिया जा रहा है यहाँ से। तो हाँ, तो इजराइल ने कहा कि जंग में जो जीतता है एरिया उसका होता है, जो हारता है उसको अपना एरिया भी हारना पड़ता है। तो हम लोग सब कुछ इतना अपना वो कर रहे हैं, अपना आदमी गंवा रहे हैं, अपना धन गंवा रहे हैं, अपना हथियार गंवा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी गंवा रहे हैं कि हम जीत करके किसी और को दे देंगे रूल करने के लिए। नहीं, खैर होना तो यही चाहिए कि गाजा को तो खत्म कर देना। तो वो कहा कि ये हम लोग करेंगे, हम लोग का है ये गाजा, अब हम लोग का है।
हाँ बोला तो था उसने क्या। अच्छा, इस पर वो यूएन में वोटिंग हुआ? हाँ वोटिंग हो गई इसमें। इंडिया ने कहा नहीं फ़लस्तीन का होना चाहिए क्योंकि फ़लस्तीन का था। तो कहा कि नहीं रूल, इजराइल ने कहा नहीं रूल यही है कि जो जंग में जीतता है एरिया उसका होता है। किसका था वो महत्वपूर्ण नहीं, किसका है वो महत्वपूर्ण है। तो अब इस अभी बात हम लोग को लेकर कमांड के में इजराइल डट जाएगा। निज़ाम अड़ा हुआ है। और अमेरिका ने भी कहा कि नहीं वो जो है ना एक ऐसा कॉन्फेडरेशन बन जाना चाहिए जिसमें कि सब लोग शासन करें मिल करके, ताकि इजराइल की सुरक्षा भी रहे और वहाँ पर जो है फ़लस्तीन का मतलब वो से भी रहे, मतलब उसमें फ़लस्तीन भी शामिल हो, मिस्र भी शामिल हो, सऊदी अरब भी शामिल हो। उस तरह का एक गवर्नमेंट मिला जुला बना जाना चाहिए। हाँ, या तो नेटो का हो जाना चाहिए। इस तरह से उसने 4-5 ऑप्शन दिए। इजराइल ने सबको रिजेक्ट कर दिया, बोला हमें किसी भी देश पर भरोसा नहीं है। पूरी दुनिया उस समय कहाँ गई थी जिस वक्त कि उसने आक्रमण किया था? तो वेस्ट बैंक में भी तो ऐसे ही है ना। तो कहा कि हम लोग जो जीत लेंगे ना हम लोग का वो होगा वो, इसलिए हम लोग से लड़ने के पहले सोच ले दुनिया। हाँ, हम लोग से पंगा लेने के पहले सोच लो। जब हम लोग लड़ लेंगे, अगर हम लोग को लड़ने के लिए मजबूर किया गया और हम लोग लड़ेंगे और जो जीतेंगे वो हम लोग का होगा। और अब तो देखिए गुरुजी उसका अब ये स्पष्ट कर समाधान यही है कि उसको मिला लेना चाहिए अपने में। आप देखिए है ना, गाजा भाई तुम फिलिस्तीन इधर है, बीच में इजराइल है, इधर गाजा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ से आकर के तुम यहाँ शासन करोगे? कैसे आओगे जाओगे तुम? वाया इजराइल जाओगे, चाहे समुंदर होके जाओगे। और 20 लाख लोग और 200 किलोमीटर की एरिया है। बल्कि इजराइल को कहना चाहिए कि लो हम 100 किलोमीटर। अमेरिका ने ये भी कहा था कि इसको इन लोगों को कहीं बसा दिया जाए दूसरी जगह। हाँ, वो ठीक मतलब है। सऊदी अरब में भी कहीं और कहीं कहीं। हाँ, तो ईरान को भी कहा कि भाई आपसे ले सकते हैं जब आप बहुत हमदर्द हैं तो हाँ, तो कोई ईरान तैयार नहीं है कि नहीं हम लोग आतंकवादियों को नहीं लेंगे भाई, उनके परिवार को इस सबको नहीं। तो कनाडा को कहा तो कनाडा कुछ तैयार हुआ है। कनाडा तो अंत में सबसे दुर्गति को प्राप्त होगा, मुझे तो ऐसे लग रहा है। दुर्गति को प्राप्त। जिस नक्शे कदम पर वो चल रहा है ना, सब देश भर के लोगों को बटोर रहा है और वो सब भिड़ेंगे ना वहाँ ना, कनाडा को बचाने वाला और कनाडियन कल्चर तो कुछ है भी नहीं और खत्म भी हो जाएगा। हाँ, तो हमको लगता है कि वहाँ आज की तारीख में सिख जो है इतना डिसीजन मेकिंग पोजीशन में है पॉलिटिकली। हाँ, लेकिन वो सिख की संख्या चूँकि कम है, ये सब बढ़ जाएंगे मुसलमान सब, और फिर इनका शासन हो जाएगा। अगर फ्री छोड़ दिया कनाडा ने, जैसे अभी कह रहा है ना, तो सीधे 20-25 लाख अगर आदमी वहाँ पहुँच जाएंगे तो बहुत ना अंतर कर देंगे। 1-2 लाख तो मरे होंगे, भले वो 10,000 कहा जा रहा है लेकिन मरे तो लाखों। अरे रोज टनों टन बम गिर रहा है, कितने मरे होंगे। हालांकि कह दिया गया था कि आम लोग भाग जाओ, हाँ साउथ गाजा में चले जाओ, लेकिन फिर भी मतलब संख्या जितनी बता रहे हैं उससे 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी तो होगी। ज़्यादा मरे होंगे, मरे तो बहुत होंगे, ज़्यादा मरे होंगे। सुरंग में भी कितने मर गए होंगे। अभी वहाँ गिनने वाला भी कौन है? कौन गिनने वाला? सब तो जान बचा के भागने वाले हैं। और कौन गिनने वाला? कोई एजेंसी नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई फंक्शनरी नहीं, किसी को घुसने भी नहीं दे रहा है ना। और किसी को घुसने भी नहीं दे रहा। अब और सबसे ज्यादा संयुक्त राष्ट्र संघ से चिड़ा हुआ है। अरे उसने तो ये क्या कहा? हाँ, उसको तो कह दिया कि भाई तुम इस्तीफा दे दो। उसका जो सेक्रेटरी है कहा कि तुम तो आतंकवादी के समर्थक हो। लेकिन गुरुजी इजराइल ने दुनिया के लिए काम तो बहुत अच्छा किया। अगर हो जाता ना सफल तो इजराइल को मिटा देते सब। अरे एकदम और सबको मार भी देते, खत्म कर देते। अच्छा, एक अच्छा, उसके बाद इंडिया पर नंबर लगाते सब। हाँ, ये तो पक्का जाम है। बिल्कुल उनके लिए भाई हिंदू और यहूदी यही 2 सबसे बड़े टारगेट है। टारगेट, क्योंकि क्रिश्चियन से वो भिड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये 60 देशों में ये भी है। इंडिया उतना संकल्प के साथ युद्ध नहीं कर पाएगा जिस संकल्प के साथ इजराइल करता है। क्योंकि यहाँ पर मुसलमान भी है ना, यहाँ तो वोट भी लेना है ना। मुसलमान छोड़िए, 2/3 हिंदुए खड़े हो जाएंगे अपने वोट भी लेना है। यहाँ उस संकल्प के साथ नहीं लड़ सकते, उस जज्बा के साथ नहीं लड़ सकते जो इजराइल लड़ता है। लेकिन एक और अच्छा मूव हुआ गुरुजी, OIC में इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव हुआ था, उसमें सऊदी ने जो है उसको वीटो कर दिया, कहा कि नहीं ये इजराइल की गलती नहीं है। अभी 5-6 दिन पहले तो अच्छा देखो, एक भी मुस्लिम देशों ने बंधकों को रिहा करने के लिए नहीं कहा अभी तक। कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था? भाई बंधक तुम, एक ने भी कंडेम नहीं किया कि भाई तुम लोगों ने गलत किया, आक्रमण किया, ये गलत किया। आगे तुमने मजबूर किया ना इजराइल को करने के लिए। ठीक बात है। तो एक देश ने भी नहीं किया, कहा मुस्लिम देश ने। इससे उनकी वास्तविक नीति का पता चलता है। हाँ, और उनकी यूनिटी का पता चलता है। हाँ, उनकी वास्तविक नीति वही है। कुरान में तो जो बातें हैं स्पष्ट है, वो अक्षर से कुरान का पालन करते हैं सब। बहुत डेंजर है दुनिया के लिए।
लेकिन इस बार तो फंस गया पैंच बहुत बुरा। और अब तो सच बताएं गुरुजी, दुनिया की शांति के लिए कि गाजा को इसको अपने में मिला ही लेना चाहिए, गाजा को इसको अपने में मिला ही लेना चाहिए। किसी वो मिलाएगा ही, वो तो स्पष्ट कर दिया। अगर हम दुनिया सारे लोग भी सारे देश एक तरफ हो जाएंगे ना तो भी हम छोड़ने वाले नहीं। हाँ। जब इतना संकल्प आदमी का दृढ़ होता है ना तो उसकी सफलता निश्चित होती है। और बाद में ये सब मुस्लिम देश खाली जो है डींगे हाँकते रह गए कि अरे जिहाद देखिए, करेंगे, ईरान वाला रोज रोज कहता था कि घुसे तो हम आक्रमण करेंगे, घुसे कुछ तो नहीं, खाली धमकी देते देते रह गया। अरे करके दिखाओ एक्शन। अच्छा, अमेरिका तो इंतजार कर रहा था कि ईरान में से एंटर हो, तो क्योंकि ईरान से तो अमेरिका खार खाए बैठा है। अगर ईरान घुसता तो अमेरिका ईरान को नाश कर देता, जैसे कि इराक को कर दिया। तो ईरान के कुछ बेस पर आक्रमण कर भी तो दिया है अमेरिका ने। ईरान के बहुत सारे बेस पर अमेरिका ने हमला भी किया है इधर। हाँ, क्योंकि अमेरिका के शिप पर भी इन लोगों ने वार किया था। अच्छा। हाँ, तो अमेरिका ने हमला कर दिया है। वो तो बेटा ही कर रहा था कि खुले तौर पे युद्ध में आ जाए तो ईरान को इसी लेके निपटा दे। लेकिन बहुत ईरान जो है प्रॉक्सी गेम खेल रहा है। हाँ, वो चालाक है। वो सोच रहा है कि हिजबुल्ला से, हुती से, इनसे हमास लड़वाते से, रहे, इन सबसे अमेरिका को भिड़ाते रहे और हम अपना थोड़ा सा सेफ रहे। लेकिन अमेरिका इतना बेवकूफ़ थोड़ी ना है, वो तो सीधे उसी को मारेगा, उन लोगों को भी मारेगा, इसको भी मारने लगेगा। ये युद्ध तो खैर बढ़ना है, युद्ध तब रुकना नहीं है। नहीं रुकेगा, नहीं क्यों रुकेगा? नहीं, जब गाजा को जीत लेगा तब क्या करेगा, युद्ध होगा। अरे उधर हिजबुल्ला ने आक्रमण कर दिया है, लेबनान से लगातार चल रहा है आक्रमण, तो हिजबुल्ला के खिलाफ भी इसको लड़ना पड़ेगा। लड़ ही रहा है, इजराइल लड़ ही रहा है, एक तरफ से वेस्ट बैंक की तरफ से भी, लेबनान की तरफ से भी, इन सब से हमला हो रहा है, तो उधर से भी इसको लड़ना पड़ेगा। और हिजबुल्ला से लड़ने के लिए तो फिर इनको लड़ना पड़ेगा अमेरिका। अच्छा, वेस्ट बैंक में इजराइल ने पूरा इजरायलियों को बसा दिया है एकदम से? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट वेस्ट बैंक है तो 15-20% है। लेकिन वेस्ट बैंक है तो फिलिस्तीन का पार्ट ना। हाँ, 15-20% हैं इजरायली। तो वहाँ पर इन लोग की प्लानिंग थी, इन लोग बहुत वो पकड़ाया है, सॉफ्टवेयर कुछ पकड़ाया है उस सुरंग में, जिसमें था प्लानिंग ये है कि इजराइल के जितने लोग वेस्ट बैंक में सबको एक साथ मर्डर कर दिया जाए। इसका ये रिवील हुआ है अभी। आज हम लोग श्रीनगर में कुछ आदमी नहीं बसा पा रहे हैं, कोई तैयार नहीं है जाके बसने को, और वैसे वेस्ट बैंक में इजरायली जाके रहने को तैयार है अपने देश के लिए, अपने उसके लिए क्या उनका कमिटमेंट है। उधर उसको पूरा वेस्ट बैंक को भी मिलाना चाहते हैं। इजराइल के बहुत सारे नेता लोग जो है ना, उस वेस्ट बैंक को ही मिलाने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो वही है। तो अब वेस्ट बैंक के बाद फिलिस्तीन बचेगा क्या? थोड़ा बहुत बचेगा, ना के बराबर गुरुजी। दुनिया ऐसे ही अपनी गति से चलती रहेगी। अभी मराएंगे, कई करोड़ों लोग मराएंगे। हाँ ना, बहुत मारे जाएंगे। ये प्रकृति को तो अपना न्याय। अभी देख रहे हो, कोई शांति की बात नहीं कर रहा है, सब ये तैयारी कर रहा है अपने अपने, सभी देश तैयारी कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर। हाँ, कोई इसकी बात नहीं कर रहा, सब सोच रहा है कैसे कैसे किसी को फंसा के मार दिया जाए, लूट लिया जाए, छीन लिया जाए, ठग लिया जाए, धोखा दे दिया जाए। तो ये इस तरह की सोच वाले जब मराएंगे ना, करीब इस तरह के सोच वाले 5-10 करोड़ लोग हैं जो मरा जाएंगे, तब जाके कुछ पीस आए। तो पीस का तब तो धरती खत्म ना हो जाएगी गुरुजी, इस तरीके से है तो। धरती पे बहुत लोग ना है, लेकिन ऐसे ऐसे जो मेन जो ये सब हैं एलिमेंट, ये 5-10 करोड़ के आसपास तो है ही है इनके। अब देखिए वो चीन का है, रोज ताइवान पर जिस दिन आक्रमण कर दे। हाँ, वो एक बार अमेरिका इंगेज हो गया डायरेक्टली ना ईरान के साथ, तो चीन हमला कर देगा, सोचेगा कि अब इधर से इसका कमज़ोर हो गया, अब इधर कर दिया जाए तो कर देगा। ये तो लड़ाई धीरे धीरे बढ़नी है, अभी ये रुकनी नहीं है लड़ाई, अभी इसका कोई समाधान नहीं आने वाला है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल सख्त है वो इजराइल। इस विश्व युद्ध को कराने में इजराइल की बहुत बड़ी भूमिका होगी। और मतलब ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं कि परमाणु बम की संख्या वो बढ़ा रहा है बहुत तेज़ी से इजराइल। अभी ऑफिशियली तो उस तरह से नहीं पता चलता है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि 80 के आसपास परमाणु बम है, लेकिन उसकी संख्या बहुत बढ़ा रहा है। सोच रहा है कि इतने मास्टर हैं वो सब।
वो लाचारी है उनके पास तकनीक को बढ़ाना, साइंस में आगे बढ़ना उनके लिए लाचारी है। जिस दिन उसका अनुसंधान कम कर दिया ना उस दिन मिट ही जाना उसको। जो चारों से शत्रु से घिरा हुआ है साइंस की बदौलत ही बचा हुआ है। साइंस की बदौलत हर समय वो आगे रहता है। सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है कि नोबेल पुरस्कार जितने लोग आज तक हुए हैं उसमें से 25% के आसपास हैं ये लोग इजराइल वाले, सिर्फ पूरे वर्ल्ड, इतना पूरे वर्ल्ड लेवल पर कितने साइंटिस्ट पैदा करता है। मानना पड़ेगा उन लोग को, मानना तो पड़ेगा, यहूदियों के उसको मानना पड़ेगा। अच्छा इतना ही नहीं है, उन सबको मिलिट्री का भी आदमी बनाया हुआ है। हाँ वो तो बच्चा वहाँ मिलिट्री में है। सबको हथियार चलाने आता है और सबको हथियार भी नहीं तो कंपलसरी है सेना में। हाँ वहाँ कंपलसरी है सेना में 3 साल आपको सेना में देना है, मर्द औरत चाहे कोई भी हो। हाँ 3 साल वहाँ सब सेना में देना ही देना है। हाँ तो उससे जो है वो सब लड़ना भी जानते हैं, लड़ना और सब हर क्षेत्र में जो है बहुत एक्टिव हैं सब। अच्छा जबकि पॉलिटिकल वहाँ इतनी इनस्टेबिलिटी रहती है उसके बाद भी देखिए, जबकि वहाँ पॉलिटिकली बड़ा इनस्टेबल रहता है। हाँ रोज नेता लड़ते भिड़ते रहते हैं। असल में उसके पीछे कारण है ना कि उसका डेमोग्राफी में कुछ इंडिया जैसा ही कुछ सिस्टम है। वहाँ भी 15 से 16% मुस्लिम है इजराइल में भी। हाँ तो वे क्या करते हैं, वे जो है वो एक अलग इस्लाम का तो वोटिंग पैटर्न जानते ही हो, वे उसको वोट देते हैं। हाँ और उनकी यही टैक्टिस थी कि धीरे धीरे सब बस जाएंगे हम लोग और बढ़ जाएंगे, और उसके बाद फिर जो है फिर तो साइंस में पिछड़ जाते हैं, हर चीज़ में पिछड़ जाते हैं। तो वही लोग जो है इनस्टेबल किए हुए हैं वहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं, वे उसको ऐसे कर देते हैं ना जो हार्डकोर लोग हैं उसके खिलाफ चले जाते हैं। तो उसके कारण ही कभी भी बहुमत इस तरह का नहीं आ पाता है। लेकिन वहाँ के मुस्लिम सब जो है भीतर से तो वही होंगे, लेकिन बाहर से क्या करेंगे? बाहर से क्या करेंगे? जैसे जावेद अख्तर को भी यार राम बोलना पड़ रहा है, सुने कि नहीं? ये कितना बड़ा चंबा की बात है, बोला है क्या? आदमी कितना लाचार हो जाता है। नहीं तो अब तक तो भारत छोड़ गए थे वो। मुंबई में राज ठाकरे ने कार्यक्रम किया था तो उसमें जो है उसने फिर बोला ही नहीं, नारा भी लगवाया। हाँ सिया राम की जय बोलो। हाँ तो उसका नारा लगवाया। ये लाचारी है। वो आदमी इतना सबसे बहुत धर्मांध आदमी है वो, बहुत धर्मांध, और मतलब बॉलीवुड में इतना ज़्यादा जो हिंदुओं के खिलाफ में सारा वो उसने जो प्लॉट रचा था, पोलराइजेशन और ये सब, और सारा जो सीन दिखलाते थे ना सब, हाँ सारी फिल्मों के सीन, डायलॉग, ये वो सारा सब जो, अरे 50 साल की फिल्मों को देख ले गुरु जी, कहीं भी हिंदू को एक को ठीक दिखता था उसमें? साला वो दाढ़ी टोपी लाकेट लगाए हुए वो मसीहा था, वो गरीबों का गड़बड़ पर खाली खिलाफ में दिखाता था। बनिया है तो ठगरने वाला है, टीका लगाया हुआ है तो धूर्त है, दबंग है तो ठाकुर है तो वो कर रहा है, हाँ, और जो दलित है उसका शोषण हो रहा है, ये सब कर रहे हैं। वो वही ये दिखलाता था। मुसलमान है तो बहुत श्रद्धा वाला है, वहाँ सबको सबका समर्थन करता है। ईसाई है तो सबको अच्छा शब्द बोलता है, आशीर्वाद देता है। ये सब दिखलाते थे सब लगातार 50-60 सालों में। हिंदुओं को अधिकतर कोई दिखाते थे नास्तिक, अमिताभ बच्चन को नास्तिक के रूप में प्रोजेक्ट करते थे ना सब फिल्म बना करके। अब उसकी ये हालत हो गई। अच्छा उपदेश भी दे रहा था वो, मैंने उसका भाषण सुना, उपदेश भी दे रहा था। अच्छा हाँ हिंदुओं को कि जो है हिंदू तो बहुत सहिष्णु होते हैं, इनको अपनी सहिष्णुता नहीं त्यागनी चाहिए, ताकि ये जो है असहिष्णुता कर सके अच्छा से। और जब इनको मार पड़ रही है ना, जब जान रहे हैं कि अब जो है हम लोग का भी नंबर आ सकता है इजराइल में आ गया। जो भी कहें, मोदी बहुत बड़ा काम कर दिया उसने देश का। ये है कि मोदी ने बहुत बारीकी से काम, मैंने आप देखिए कि उसका फेस बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन, और अंदर उसने पूरी सफाई कर दी। कितना बड़ा डिप्लोमेसी है। एक स्टेटमेंट उस आदमी ने नहीं दिया। नेताओं को तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन कहाँ कोई और कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। बुद्धिमानी तो कर एक स्टेटमेंट आप कंट्रोवर्शियल मोदी का नहीं दिखा सकते। और पूरे कभी कुछ जो भी करना भी होता है ना तो दूसरे से कहलवाता है।
और जो छोटे भैया टाइप के नेता हैं उन सबसे करवाता है। बहुत सारे उसके वो है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, किसको क्या कहना है वो सब चीज़ सब फिक्स है। हाँ, कि कौन क्या बोलेगा, कौन कहाँ क्या बोलेगा, किससे क्या बुलवाना है, वो बहुत है। हेमंता विश्व शर्मा से क्या बुलवाना है, हार्ड स्टेटमेंट दिलवाना है, किससे बुलवाना है, योगी से क्या बुलवाना है, ठाकुर से क्या बुलवाना है, सब सेट है उसका। अपने खाली मीठी मीठी बात बोलेगा। कितनी सुंदर डिप्लोमेसी है। दुनिया के स्तर पर आज मोदी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, और मोदी ने बिना कुछ किए ही पूरे भारत में सनातन संस्कृति का एकदम डंका फहरा दिया। और बीच बीच में खाली जो है अपने बॉडी लैंग्वेज और अपने एक्शन से संदेश दे देना। हाँ, मंदिर चले गए, वो आप जा करके देखिए, वो गुरुजी एक कौन कैलाश है, पूजा करने चला जाएगा तो उसी से आप समझ जाइए कि उसका क्या संकेत क्या है। गुरुजी एक उत्तराखंड में आदि कैलाश है। ये क्या कहते हैं, मिलिट्री के यहाँ जाकर दीपावली बना लिया तो संदेश समझ कि भाई ये कमांडर भी है, ये कमांडर है, ये चीफ कमांडर है, इसको आप खाली वो मत लो। उसको पाकिस्तान को धमकाने के लिए और चीन को धमकाने के लिए जाता है। और वो भी कहाँ गया होता है, लेप्चा जो लास्ट गांव ऊपर खड़ा है, नीचे चीन के सैनिक खड़े हैं, लेप्चा में जाकर के बोला है। तो वो संकेत, ऐसे अच्छी पॉलिटिक्स तो संकेत से ही होती है। बिल्कुल, क्योंकि आप कंट्रोवर्शियल का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होगी ना तो वो संकेत से ही होती है, मैंने अच्छा वही माना जाता है। बिल्कुल। और वैसे जब बहुत तगड़ा हो जाएगा तब तो खैर फिर तो आपको लड़ना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। जयशंकर ने बहुत हार्ड स्टेटमेंट भी दिए हैं। जयशंकर के रूप में बहुत अच्छा इनको मिल गया, जो कहाँ कब कैसा फॉरेन मिनिस्टर तो अपना दुनिया में, और उसने एकदम क्या बोलता है गुरुजी, एकदम लगता ही नहीं कि उसको कोई हो है भाई, उतनी इस तरीके की उसको छूट है कि भाई देखो ये अपने को। कनाडा को बहुत तगड़ा समझा दिया इन लोगों ने। नहीं, भारत का भविष्य तो बहुत अच्छे हाथों में और बहुत सही रास्ते पर कर दिया। इसीलिए लोग छोटी छोटी बातें करते हैं ना कि आप लोग चिरकुट ही बतियाते हैं, देश और संस्कृति नहीं रहेगी तो ओल्ड पेंशन और जीएसटी चोरी करने से देश चलेगा। अब कितना देखो, रोजगार कितना उत्पन्न करा दिया इंटरनेशनल पॉलिसी से। तब क्या? 1 लाख ताइवान जो है बुला रहा है रोजगार देने के लिए, 3 लाख इजराइल ने बोला है, 1-1 लाख करके 3 इंस्टॉलमेंट में। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ गुरुजी, रोजगार पैदा करने का। 10 साल पहले इस देश में जितना ये मिंक ब्लैंकेट बोलते हैं जो उस दिन हम लोगों ने बांटा, हाँ, ये 99.9% चाइना से आता था। आज की तारीख में 0.1% चाइना से आ रहा है, और 99.9% इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है। मिंक ब्लैंकेट अब इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। पानीपत में जैसे एशिया और दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिट लग गई हैं। पानीपत, लुधियाना। हाँ, पानीपत लुधियाना में, और आज की तारीख में वो सिर्फ इंडिया को नहीं दुनिया को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसने जो मोदी ने धीरे धीरे चाइना के उन प्रोडक्ट्स को जो हम कर सकते हैं वहाँ बैन किया, और यहाँ पर उसका जैसे ऑफिस चेयर जितनी आती थी, ऑफिस फर्नीचर सब चाइनीज